आदर्श नगर सराय गांव की चौपाल में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर व मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशाल शिविर का आयोजन किम होन फाउंडेशन, YPE मुखर्जी नगर जिला, फाइमा, संबोज एवं भविष्य सपनों की उड़ान जैसी सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वैक्सीन का घर घर दस्तक अभियान के तहत यह शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर में BP, शुगर, नसों की जांच, आँख, कान, गला, स्त्री रोग, हड्डियों की जांच, मानसिक रोग जैसी अन्य बीमारियों का चेकअप किया गया व सैकड़ों लोगों ने डॉक्टरों से उचित परामर्श लिया। इस अवसर पर आयोजक सुमन शर्मा व अन्य डॉक्टरों ने पूरी लगन से कार्यक्रम को सफल बनाया। डॉक्टरों में डॉक्टर राकेश बागड़ी, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर निपेंद्र कुमार, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर हितेंद्र, डॉक्टर गणेश, डॉक्टर राफिया, डॉक्टर निधि झा, डॉक्टर नवीन चौधरी, डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर रोहन, डॉक्टर जयवीर, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रोहिताज, डॉक्टर गणेश, डॉक्टर नवीन अलावादी, डॉक्टर अजीत व डॉक्टर नफीसा परवीन जैसे विशेषज्ञों ने डॉक्टरों ने चेकअप किया। इस अवसर पर आयोजकों ने जगह जगह जहां दो पब्लिक आए, जनता आ रही थी, उनका स्वागत किया और उनको टीकाकरण और अन्य जो भी आप चेकअप कराया उनमें उन्होंने सहायता की और पूरा जो मैनेजमेंट है इस तरह से था कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। इसलिए सभी कार्यकर्तागण लोगों के पास जाकर उनके साथ उनकी सेवा में और उनकी सहायता कर रहे थे। इस स्वास्थ्य शिविर व वैक्सीनेशन पर कई गणमान्य लोग, वरिष्ठ अतिथिगण आए और उन्होंने हर स्टॉल पर जाकर पूरा मुआयना किया और जो भी डॉक्टर कार्यकर्तागण थे उनको पूरे स्वास्थ्य शिविर में कहाँ क्या क्या हो रहा है और किस चीज़ की डॉक्टरों की टीम क्या क्या चेकअप कर रही है, पूरा उनको विस्तार से सबसे मिलवाया और पूरी जानकारी कार्यकर्ताओं ने, डॉक्टरों ने दी। इस शिविर में अनेक गणमान्य व्यक्ति व समाजसेवी पधारे हुए थे, जिनका स्वागत सुमन शर्मा व डॉक्टरों की पूरी टीम ने स्वागत किया। राजकुमार भाटिया, जिला अध्यक्ष श्री शशि जेटली, गरिमा गुप्ता, सत्यनारायण गौतम, इन सब का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रमेश चौहान और संजय जी, जिनका सभी ने स्वागत सत्कार किया। इस शिविर में आए हुए सभी डॉक्टरों का सलाम दिल्ली ने साक्षात्कार किया और विभिन्न बीमारियों पर उनके विचार सुने और जाने। जी, आज तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हमारा ड्रीम कम ट्रू हुआ है। हर कैंप में हम ये बोलते हैं कि हम नेक्स्ट कैंप और अच्छा करेंगे, नेक्स्ट कैंप और अच्छा करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट कैंप था वो मैंने और डॉक्टर निपेंद्र ने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट कैंप में हम 2 डॉक्टर्स थे और आज आपके सामने आप काउंट कर सकते हैं तकरीबन 20 डॉक्टर हमारे पास हैं इस कैंप में जो डिफरेंट स्पेशलिटी के हैं। तो मुझे लगता है कि आज का हमारा कैंप ये सिर्फ एक कैंप नहीं है, एक सुपर स्पेशलिटी चलता फिरता क्लिनिक है जिसमें सारी बीमारी हम यहाँ पर ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं। उसमें हमारे पास डायबिटिक हो गया, BP हो गया, शुगर हो गया, हार्ट से रिलेटेड परेशानी हो गई, लंग्स के डॉक्टर हमारे पास हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हमारे पास हैं, जनरल फिजिशियन हमारे पास हैं, गायनी के डॉक्टर हमारे पास हैं, ENT हमारे पास हैं, ऑप्थल जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमारे पास हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट 3 से 4 डॉक्टर हमारे पास हैं। तो कंप्लीट सेटअप है आज हमारे पास
और अदर फैसिलिटीज़ में आज मुफ्त कोरोना वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल है, मेडिसिन अब अवेलेबल है। लास्ट टाइम हमें 1-2 बार कंप्लेंट आई थी कि सारी मेडिसिन नहीं मिलती है, तो उस पार्ट पे हमने बहुत काम किया है और काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हम लेके इस बार आए हैं। तो ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन हमारे पास कवर है। अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है और मौसम परिवर्तन हो रहा है और लोगों को नज़ला जुकाम है ज़्यादा हो रहा है इस समय, तो क्या कहना चाहेंगे? तो उसके लिए तो सबसे पॉल्यूशन भी है पहले साथ में। पॉल्यूशन तो है ही है, बाकी मौसम जो बदल रहा है, ठंड बढ़ती जाएगी तो सांस की दिक्कतें भी बढ़ेंगी और ये नज़ला जुकाम जो खांसी है ये भी बढ़ेगा। ऐसे में तो सबसे पहले तो बचाव ही मेन उसका वो है। उसमें कोशिश करेंगे घर से बाहर निकलें तो ठंड ना लगे, कपड़े पूरे प्रॉपर पहन के निकलें। आगे आगे सर्दी आएंगी तो उसमें और ख़ास ख्याल रखना है, ठंडा पानी पीने से बचें, गुनगुना पानी पिएँ। और बाहर पॉल्यूशन के टाइम जैसे जैसे रात के जब सूरज छिप जाता है या सूरज शुरुआत होने से पहले, सूरज उगने से पहले, जो बहुत मतलब अर्ली मॉर्निंग का या लेट इवनिंग का जो टाइम है उस टाइम अवॉइड करेंगे क्योंकि उस टाइम पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे वॉकिंग है या कोई एक्सरसाइज करना है वो अवॉइड करें। अगर एक्सरसाइज या वॉकिंग करनी है तो वो थोड़ा सा दिन निकलने के बाद 8-9 बजे के आसपास करें। और इवनिंग में भी 4-5 बजे तक उसे जो भी एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी, पार्क में जाना है या बच्चों के साथ खेलना है, जो वो उस टाइम पे निपटा लें। तो आजकल बहुत हमारे पास केसेज आते हैं जो यंग जनरेशन, यंग एज में कार्डियक अरेस्ट होते हैं। पहले ये चीज़ हुआ करती थी 60 एंड अबव, 60 से ऊपर हार्ट की परेशानी होती थी। फिर ये 50, 40s में आ गई और अभी तो कोई एज ही नहीं है। मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है 18 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट लेके इमरजेंसी में ट्रीट करते हैं। तो इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं, कुछ मेजर फैक्टर होते हैं। एक तो होता है हमारा हेरिडिटरी, अगर फैमिली में हमें चलता हुआ आ रहा है हार्ट की परेशानी तो हमें चांसेस हैं, तो उसके लिए हमें बचाव करना चाहिए। दूसरा होता है हमारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जो मेजर जो हमें नोट किया है, जो स्टडीज़ आई हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है ये दिल की बीमारी इतनी कम उम्र में होने का, तो सबसे मेजर फैक्टर निकल के आता है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, जैसे हमारा रहना, खाना पीना, हमारी क्या दिनचर्या क्या है, हमारा डे का शेड्यूल क्या है, हम क्या खाते हैं, उसमें अल्कोहल, टबैको, स्मोकिंग सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एक फैक्टर होता है हमारा स्ट्रेस, जो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहा है। और ये जो अनडायग्नोज्ड कॉज जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं कि बंदा यंग था, रेगुलर जिम जाता था और लाइफ स्टाइल भी अच्छा था, फिटनेस की तरफ भी बहुत अच्छा था, फिर भी कार्डियक अरेस्ट क्यों हो गया? तो ये जो स्ट्रेस वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जब इंसान मेंटली स्ट्रेस में रहता है वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि हार्ट के इश्यूज़ होने के। तो इससे बचने के लिए यार मैं यही कहूँगा कि एक तो सबसे पहले स्ट्रेस फ्री लाइफ लेके आएँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप सोचने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, अननेसेसरी का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, उस चीज़ पे काम करें। मैं ये कह दूँ कि नहीं स्ट्रेस नहीं लेना है तो पॉसिबल नहीं है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, बट उसके सॉल्यूशन पे काम करें। दूसरा, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें, जितने भी जंक फूड हैं, एडिड शुगर वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड करें और एटलीस्ट 24 घंटे में से कम 40 से 50 मिनट अपने लिए निकालें जिसमें कार्डियो करें, ठीक है। वो 40 से 50 मिनट में कार्डियो करें, एक अच्छा हेल्दी कार्डियो करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, वहाँ पे मशीन से एक्सरसाइज करनी है। आप वो कार्डियो अपने घर पे भी कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या कुछ भी जो आप जिसमें कम्फर्ट है वो कार्डियो करें। और टबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग इन सबसे दूर रहें। रेगुलर 8 घंटे की स्लीप लें। बस इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। और रेगुलर एनुअल चेकअप करवाते रहें ताकि एक बहुत बड़ी बीमारी होने से पहले हमें पता शुरुआती स्टेज में सर्दी आ गई है और लोगों को ज़्यादातर नज़ला हो रहा है। नज़ले में मतलब जैसे कान भी प्रभावित होता है, नाक भी, आँख भी सारा, तो कैसे बचाव कर सकते हैं सर्दियों में? बचाव तो वैसे है, कुछ चीज़ें होती है, सीजनल एलर्जी होती है, जिनको एलर्जी है वो तो क्योंकि ये इस तरीके की जो एलर्जी होती है इनहेलेंट काइंड ऑफ एलर्जीज होते हैं, लाइक जैसे कि आप नाक से सांस ले रहे हो तो उसके वजह से है, तो बहुत ज़्यादा अवॉइडेबल तो नहीं है। जो चीज़ को आपको पता है कि इस चीज़ से एलर्जिक है तो थोड़ा बहुत अवॉइडेंस कर सकते हैं जितना मैक्सिमम हो सकता है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और दूसरा होता है सीजनल वायरल फ्लू भी होते हैं, तो दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसे अवॉइड करने से ज़्यादा ये इसका होता है मैनेजमेंट करना, जैसे कुछ हो जाए तो मैनेजमेंट करना है, मेडिसिन लेना है प्रॉपर, और थोड़ा बहुत अगर होम रेमेडीज़ में करना चाहे स्टीम ले सकते हैं, इस तरीके से बचाव कर सकते हैं। अच्छा, जैसे नज़ला होता है तो लोग कहते हैं कि ये हड्डी है ना बढ़ जाती है, कुछ कहते हैं कि ये इधर से उधर हो जाती है, सही क्या है? नहीं, ये सही नहीं है, गलत बात है।
नाक की हड्डी जो टेढ़ी होती है उसको डिविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। वो एक तरीके की बीमारी होती है जो मोस्टली बर्थ के बाद से हो सकता है या कभी बाद में कहीं चोट लग गई हो तो एक साइड में वो बेंड हो जाती है। और जो नज़ला होते हैं, नज़ले की वजह से भी अंदर में थोड़ी सी सूजन आती है, जो ऑलरेडी स्पेस जो नैरो हो चुका है तो पेशेंट को फील होता है कि ज़्यादा स्पेस और छोटी कम हो गई है, थोड़ा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और ज़्यादा फील होने लगता है। और जो एलर्जिक रिलेटेड जो होता है तो नाक के जो टर्बिनेट्स होते हैं वो भी कई टाइम स्वेल हो जाता है, ठीक है। और कान अफेक्ट होता है क्योंकि नाक, कान, गला ये सारे एक साथ जुड़ा हुआ होता है। नाक में कोई भी प्रॉब्लम होता है वो गले में भी अफेक्ट कर सकता है, कान को भी अफेक्ट कर सकता है जब सीवियरिटी ज़्यादा हो जाए। तो इसीलिए नाक, कान, गले की जो प्रॉब्लम है अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नहीं तो फिर कान में बहुत टाइम इन्फेक्शन हो जाता है या डिस्चार्ज होने लगता है। ये सारे नज़ला ज़ुकाम के ही जो कॉम्प्लिकेशंस बोल सकते हो आप। जैसे नज़ला होता है तो जैसे कान में खुजली चलती है, जैसे पुराना होता है तो वो खुजली लोग कभी वो बड़वाली करते हैं, कभी दिल्ली करते हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, जो नज़ला होता है जैसे कि मैंने बताया कि एलर्जी रिलेटेड होता है, तो एक बीमारी होती है जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है, जो नाक, कान, गला, आँखें ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो सिम्टम्स ही होता है कि प्रोमिनेंट सिम्टम्स है तो खुजली, तो कान में भी खुजली हो सकती है, तो बहुत लोग खुजा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि कान के जो स्किन होते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं, काफ़ी टाइम स्क्रैचेस हो जाते हैं, तो बाद में वो इन्फेक्टेड होके बड़ा स्वेलिंग फुंसी टाइप के हो जाता है जिसको ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलता है। तो काफ़ी पेनफुल कंडीशंस होते हैं, तो हम लोग इसीलिए मना करते हैं कहीं खुजली हो कान को ऐसे ईयरबड से क्लीनिंग ना करे या फिंगर नेल से स्क्रैच नहीं करे, तो मैं ट्रीटमेंट ले इसके लिए ताकि कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें। आज के जो यहाँ पे हेल्थ कैम्प में है स्त्रियों पर जो रोग को लेके आ रही है तो किस तरह के केस आ रहे हैं आज? देखिए, जो सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या है वो है इन्फेक्शन की और एनीमिया की, खून की कमी की समस्या सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन सिनेरियो में है। तो वो मरीज़ सबसे ज़्यादा आते हैं और ये जनरल जब हम ओपीडी करते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा यही आता है कि खून की कमी है, कमज़ोरी है, सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग आने की शिकायत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे कैंप में देखे गए हैं। और बहुत सारे मरीज़ इसलिए भी आते हैं कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो काफ़ी टाइम से चाह रहे हैं कि बच्चा हो और बच्चा नहीं हो रहा है। कुछ मरीज़ आते हैं जो सबसे ज़्यादा ये नहीं होते हैं, लेकिन एक अच्छा अमाउंट पहले काफ़ी कम हम देखा करते थे, अब ये समस्या काफ़ी बढ़ गई है। जो 5 मिनट की समस्या है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा, जैसे जो जिस तरह के यहाँ पे मरीज लेडीज आ रही हैं और परिवार में जैसे आजकल माहौल थोड़ा जैसे कई बार अलग तरह से है, टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका भी इन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, स्ट्रेस तो हर चीज़ में रिलेटेड है। स्ट्रेस जो आजकल बढ़ गया है, कोविड के समय में और भी ज़्यादा देखा गया है, तो स्ट्रेस से जो समस्याएं बढ़ती हैं उसमें बांझपन भी एक कॉमन है। बाकी जो आपको कभी कभी जनरलाइज फटीग, थकान आपको लगता रहता है, आपका सब कुछ ठीक है, आपका ब्लड शुगर ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है और आपका मन नहीं लग रहा है चीज़ों में, ये सब भी स्ट्रेस से होता है। स्ट्रेस से कभी कभी देखा गया है बहुत रेयर केसेस में कि मेनोरेजिया, ब्लीडिंग की शिकायत भी ज़्यादा होती है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो स्ट्रेस हर जगह तक करता है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस यौन इच्छा का कम और ज़्यादा, क्या लग रहा है कि ये बीमारी में ये डायग्नोस है? और क्योंकि ये आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कम होना मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है कि ये लोगों में पहले से काफ़ी कम हो गया है। रीज़न उसका जो सबसे ज़्यादा है, पहले क्या होता था कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, इतना स्ट्रेस नहीं था लाइफ में। परिवार में ऐसा होता था कि पति पत्नी में से एक कोई काम करता था, पति जनरली काम करते थे और पत्नियाँ जो वो घर पे रहती थी, वो घर संभालती थी। अब जो स्ट्रेस लेवल है वो हस्बैंड का भी उतना ही है,
वाइफ का भी उतना ही है, वाइफ का और भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनको साथ में घर भी देखना होता है। तो इन सब चीज़ों से की वजह से शायद ध्यान थोड़ा कम हो गया है। दूसरा, जो हमारे सोने जागने का तरीका था वो भी काफ़ी बदल गया। अब लोग लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, लेट नाइट वीकेंड कॉन्सेप्ट हो गया है। वीकडेज़ में किसी के पास समय ही नहीं होता है इन सब चीज़ों को सोचने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे, जब हम इनफर्टिलिटी ओपीडी में देखते हैं, जो बांझपन की हमारी ओपीडी होती है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वाइफ और हस्बैंड को साथ टाइम बिताने का मौका नहीं मिलता है और यौन संबंध भी कम हो गए हैं। ये भी एक रीज़न है जो पहले नहीं लगता था, ये रीज़न कभी नहीं होता था, बट ये बढ़ गया है। जी निधि जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जिनकी कम है वो क्या नॉर्मल कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं यौन इच्छा? ये देखिए, ये जो होता है ये साइकोलॉजिकल, देखिए अगर आप उस बारे में सोचेंगे और आप सुधारने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल सुधर सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जितना देखिए आपको उसके अराउंड कोई भी चीज़, ये बीमारी नहीं होती है, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से कम हो जाता है। इच्छा कम होना ये बहुत ही तरीके से काउंसलिंग होती है, जो सेक्सोलॉजी में काउंसलिंग होती है, हम गायनेकोलॉजिस्ट भी काउंसिल करते हैं। तो ये बार बार आपको डॉक्टर से मिलना होता है, अपने आप में जो जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो आपको बताई जाती हैं, वो आप करते हैं और ये कम्प्लीटली इम्प्रूव हो जाता है। जो पेशेंट्स हमें, जो आउटस्कर्ट्स के पेशेंट्स हैं, जो या डेली वेज वर्कर्स है, जो किन्हीं कारणों की वजह से अस्पताल में नहीं दिखा पाते हैं, समय की कमी की वजह से, या कई बार महिलाएं जा नहीं पाती है, तो वो एक अच्छी पहल थी कि वो लोग निकल के आए, जो बुजुर्ग बेसहारा लोग हैं जिनके साथ कोई होता नहीं है दिखाने के लिए, तो वो भी निकल के आए हैं। काफ़ी लोग वैक्सीनेशन नहीं करा पाए थे किन्हीं कारण वर्षों से, वो भी निकल के आए, तो काफ़ी अच्छी पहल थी। मेरे अनुसार भविष्य में भी ऐसी पहल होती रहनी चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमने आपको लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोवाइड करेंगे, और ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है जो कि आगे चल के धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ेगी। और आगे वाले कैंपों में आप देखेंगे हमारे पास और ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी होगी और ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी भी होगी, और हर एक डिपार्टमेंट का डॉक्टर आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा स्वास्थ्य सबका ठीक रहे उसके लिए प्रत्येक महीने एक बार ये जैसा भी 7वां कैंप लगाया जा रहा है स्वास्थ्य जांच का, एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो फिर निश्चित रूप से मन भी स्वस्थ रहता है, दिमाग भी स्वस्थ रहता है। जब मन स्वस्थ रहता है, दिमाग स्वस्थ रहता है, तो फिर देश के लिए काम भी करने के लिए तत्पर रहते हैं, अच्छे रहते हैं। जी, क्या लग रहा है कि स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर इस तरह से डॉक्टर नितेंद्र जी और किमहंस काम कर रहे हैं, उस तरह से और ज़्यादा करना चाहिए, और जो केंद्र की सरकार है वो भी इसके लिए बहुत प्राथमिकता से कर रही है। और डॉक्टर साहब टीम के साथ में मिलकर जो कर रहे हैं ये भी एक सराहनीय है। बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं डॉक्टर साहब, जो ऐसा एक हर महीने ऐसे स्वास्थ्य जांच, और स्वास्थ्य जांच नहीं उसके साथ में उनका समाधान भी, यानी केवल जांच तक के सीमित नहीं है, समाधान भी उसके साथ साथ करते हैं, दवाइयाँ भी उनको देते हैं। एक बहुत हम देखते हैं कि इतना पोल्यूशन है यहाँ पर, AQI इतना ख़राब हो जाती है। एक्चुअली फर्स्ट इनका असर वो कि बच्चों के ऊपर पड़ती है। ऐसे हमने देखा है कि ये सर्दी पड़ने के पहले, दिवाली के पहले पोल्यूशन इतना कम होता है, उस टाइम भी थोड़ा जो सांस लेने का परेशानी तो बच्चों में रहता है। जैसे ही पोल्यूशन इतना ख़राब हो जाती है, इतना एयर क्वालिटी इतना ख़राब हो जाती है, 1 महीने के बच्चे से लेकर 12 साल तक या 15-16 साल तक बच्चों में इतना ख़राब हो जाती है सांस लेने की परेशानी। ऑलरेडी जिन बच्चों को थोड़ा आस्थमा का परेशानी है, ऑलरेडी ब्रोंकाइटिस कहते हैं हम, तो जो बच्चे को ऑलरेडी सांस लेने में परेशानी है उनको और बढ़ जाती है। तो लोग भी थोड़ा वो करनी है कि मैसेज के तौर पर क्या कहना चाहिए, क्या ध्यान रखना है? ऐसे नहीं है कि पूरा सिर्फ सरकार ही करेगा कि सरकार का ही काम के ही पोल्यूशन को कम करना, नहीं, हम इंडिविजुअली कर सकते हैं। जैसे हम एक बंदा है या 2 लोग हैं कहीं बाहर जा रहे हैं, कि हमारा प्राइवेट व्हीकल की जगह पर हम थोड़ा पब्लिक सर्विस यूज़ करें, कि जैसे मेट्रो का कनेक्टिविटी इतना अच्छा है, जैसे दिवाली के टाइम पर ऐसे किसी ने नहीं बोला कि इतने सारे पटाखे फोड़ना, तो हम थोड़ा वो 1-2 दिया जला के भी हम दीपावली मना सकते हैं ना। तो ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे भी 1-2% भी हम देंगे, यानी मतलब हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में। हम सुमन शर्मा जी ने और किमहंस फाउंडेशन ने जिस प्रकार से इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, निश्चित तौर पे सबको लाभ मिलेगा। और हम तो सबसे अपील करते हैं कि आप ज़रूर अपनी परीक्षण करावें। स्वास्थ्य जांच से आगे भी अच्छा रहता है,
इसलिए इस तरह के शिविर का और आयोजन करें, ऐसी शुभाकांक्षा हमारी सुमन शर्मा जी और किमहेंस फाउंडेशन के साथ। घर घर दस्तक अभियान आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने आज इस अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत करते हुए कि जो लोग टीकाकरण से बच गए हैं अभी तक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके घर घर जाकर उन शेष लोगों के टीके का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। हर घर में अगर 5 मेंबर है, 3 को टीका लगेगा तो 2 का रजिस्ट्रेशन करवाना इन बहनों भाइयों का काम है। और हेल्थ वॉलंटियर जो भारतीय जनता पार्टी ने पंजीकरण किया है, अभी सत्यनारायण गौतम जी ने बताया कि लगभग 11 लाख लोग जो है हेल्थ वॉलंटियर्स के रूप में रजिस्टर्ड है, वो सब लोग घर घर जाएंगे और टीकाकरण में भारत राष्ट्र को एक पूरे सुरक्षा चक्र में, और वो सुरक्षा चक्र नरेंद्र मोदी जी के टीके का होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के टीके का होगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको चक्र को पूर्ण करेगा। जिलाध्यक्ष मार्गदर्शन करे वाला रहता थे, वो जिला जैसे बढ़िया चलते, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, सेवा की भावना तो जब से चिकित्सक बना तब से मेरे अंदर था और हमारी टीम के अंदर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के बाद और हमारे ऐसे मार्गदर्शक होने के बाद वो जो सेवा की भावना है उसमें एक उबाल सी आ गई कि हमें सिर्फ उसे ट्रीट नहीं करना है जो मेरे पास आए। आमतौर पर चिकित्सक के पास जो आते हैं उसे ट्रीट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद और हमारे ऐसे अच्छे मार्गदर्शन मिलने के बाद ये लगा कि क्यों ना हम लोगों के घर तक पहुँचें और उनको वहाँ स्वास्थ्य लाभ दें। तो इसकी परिकल्पना करते हुए इस तरीके की शुरुआत हुई और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज 7वां कैंप है और हम चाहेंगे कि आगे और तो जिस तरह से भाटिया जी सरफरोश नज़र आ रहे हैं तो लग रहा है कि दिए में तेल कम है, लेकिन हौसला नहीं, बिल्कुल उनका मार्गदर्शन हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहता है और हमें मेरी यही ऊर्जा होती है, हमारे पूरे टीम की ये ऊर्जा होती है कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे जिला अध्यक्ष इतने यशस्वी और ऊर्जावान हैं और साथ में हमारे प्रदेश के भी जो हमारे सत्यनारायण गौतम जी का जो मार्गदर्शन और सानिध्य रहता है, वो हमेशा हम लोगों को एक कुछ नया करने का एक प्रेरणा देती है और हर नया कैंप में हम लोग कुछ नया करते हैं।